अगर मैं आपसे पूछूं बायोलॉजी क्या है तो आपका आंसर होगा बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट क्या बायोलॉजी सिर्फ इतना ही है? बायोलॉजी पढ़ के हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती है? तो सबसे पहले हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है, उनका बॉडी सिस्टम और ऑर्गन कैसे वर्क करता है। इसको हम जिस चीज़ में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? वो एनिमल फिजियोलॉजी के कैटेगरी के अंदर आती है। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच, एक शाखा है। वेयर डू दे गेट एनर्जी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एनर्जी का सोर्स क्या, वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते, उनमें कौन कौन से पाथवे चलते एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में और बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। हाउ सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते, वो अपने सेलुलर लेवल पे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तमाम जानकारी हम कहाँ पे पढ़ते? तो वो हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी, और इसके स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। हाउ डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन एंड हाउ दे पासेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये टॉपिक हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बायोलॉजी में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होते जाता है। नेक्स्ट, हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे खुद की ग्रोथ करता है, कैसे वो डेवलप करता है और कैसे वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ें हम जहाँ पे पढ़ते हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट, हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ देयर इन्वायरमेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी न किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस टाइप का इंटरेक्शन उनका होता है अपने इन्वायरमेंट से, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, और ये हमारी इकोलॉजी की कैटेगरी में आती है। तो हमने देखा ये जो टॉपिक 1, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क related to animal physiology, where do they get energy from, this is related to biochemistry. How cell perform their function, it is related to cell biology. How DNA store and passes information, this is also related to cell biology. Genetics, how organisms grow and develop and reproduce, this is related to developmental biology and reproductive biology. How organisms interact with their environmental, this is related to ecology. Now what is life? लाइफ क्या है? तो लाइफ को हम लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ को डिफाइन करने वाले फीचर्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डैट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, अगेन ये सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म और ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन द बॉडी, अगेन दिस इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। ग्रोथ, हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, increase in size or number, this is also related to developmental biology. Reproduction, produce new generation, this is related to developmental biology and reproductive biology. Response to stimuli, detect and respond to changes, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो अपने इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेज होते हैं उनको वो फील करते हैं, उनको वो सेंस करते हैं, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को वो जिस लेवल पे मेंटेन करता है, उस मेंटेन के प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स मेन फीचर्स है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में तो ये तो एक बहुत ही शुरू से हम पढ़ते और समझते आ रहे कि इसमें क्या होता है, डीएनए होता है हर ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कैरी करता है, वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास होते रहता है। एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, टाइम के साथ साथ हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, उनमें एडेप्टेशंस होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये सारी 1 to 8 जितने भी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी एक लाइफ को डिफाइन करती है। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम जानते हैं हु परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी, हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ इधर पढ़ा वो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म कौन करता है, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ सेल के अंदर परफॉर्म होती है। तो सेल के अंदर परफॉर्म होती, प्लांट में जो सेल ये तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे उनको प्लांट सेल बोलेंगे, और एनिमल सेल के अंदर जितनी ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी तो हम वो बोलेंगे कि वो एनिमल का सेल है। मतलब ये प्लांट और एनिमल के बेसिस पे सेल दो टाइप का हो गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इनके बीच क्या मेजर डिफरेंसेस है वो जब हम इनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। अब इतनी चीज़ें जानने के बाद हम देखते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजिकल लेवल पर उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, उनका सिस्टम कैसे जनरेट हुआ। मतलब ये मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये ओवरऑल एक साइकिल है जो कंटिन्यू एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखे हुआ है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे आने वाले क्लासेज में, तो वहाँ पे जानेंगे तमाम चीज़ें हैं क्या। और हम यहाँ पे फिर से देखते हैं मॉलिक्यूल्स, सेल, ऑर्गेनिज्म कनेक्शन क्या है, कैसे। मान लेते कोई एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन कोई एक सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो सेलुलर फंक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, सेल में। अगर वो सेल में परफॉर्म होगा तो सेल का ग्रुप क्या बनाता है, टिश्यू जब भी हम कहते हैं तो सेल का वैसा ग्रुप जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता हो, जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, तभी हम उसको टिश्यू कहेंगे। टिश्यू में भी सेम बातें अप्लाई होती है कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू जब एक साथ अलाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के होल ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। डैट मीन्स बायोलॉजी में छोटे मॉलिक्यूलर चेंजेस का इफेक्ट पूरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच सकता, और ये पहुंचता भी है। बायोलॉजी को 3 क्वेश्चन से जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत ही इजी लगेगा, और इफ़ेक्टिव वे में हम बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या जानते हैं, डेफिनेशन वाला पार्ट। तो व्हाट जहाँ पे आएगा मेनली वो हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट ही होगा। हाउ और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो उसका ये हाउ वाला पार्ट मेनली मैकेनिज्म को डिफाइन करेगा। वाई का मतलब वो क्यों इम्पोर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट होगा, ये वाला पार्ट उसमें हम मेनली जानेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स थिंग्स को बहुत इजी वे में और छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके पढ़ पाएंगे।
जैसे क्या होता है, प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने लिए फूड का प्रोडक्शन करता है। ये प्रोसेस कैसे चलती है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेपरेटली इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये बातें तो मैंने पहले ही बता दी थी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ की केमिस्ट्री है। और ये ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन द सेल, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते वो सारे सेल के अंदर ही होते, तो वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। और ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है सॉरी। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और किसी चीज़ के बनने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये तमाम वही सारी बातें हैं जो हम आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इफ़ मेटाबॉलिज्म स्टॉप, और यहाँ पे हमारा आता है सबसे मेन टॉपिक कि अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया, रुक गया, तो क्या होगा। जैसे मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन भी घटेगा। एटीपी का प्रोडक्शन घटेगा तो क्या होगा, तो सेलुलर प्रोसेस प्रभावित होगी, सेलुलर प्रोसेस भी अफेक्ट होगी। सेलुलर प्रोसेस अगर अफेक्ट हुआ तो क्या सेल अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जब सेल अच्छे से अपने फंक्शन को, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसका सेल फंक्शन डिक्रीज होगा। जब सेल फंक्शन ही डिक्रीज हो गया तो टिश्यू फंक्शन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेल से ही टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है और टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स है वो आपस में अलाइन हो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो जब उसके जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके होल बॉडी में, होल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, पूरा सिस्टम ही अफेक्ट होगा उससे। जैसे मान लेते कि कोई किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ह्यूमन में और किडनी का प्रॉब्लम आता है तो उसके वो क्या होगा, वो मोलिकुलर लेवल में होगा, सेलुलर लेवल में होगा, टिश्यू लेवल पे होगा, ऑर्गन लेवल पे होगा और वही चीज़ें फिर उस ह्यूमन बॉडी में दिखाई देती। और इसका एक क्या होता है, ये किस चीज़ को कॉज करता है, तो ये डेथ भी कॉज करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि होल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, प्रभावित होता है। ये लाइन तो हमने पहले ही बोल दी थी, मेटाबॉलिज्म इज़ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ये लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो हम सेल पढ़ते हैं, सेल जब भी पढ़ते तो वो फिजियोलॉजी कनेक्शन दिखाता है। जब हम मोलिकुलर लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो फिजियोलॉजी कनेक्शन मोलिकुलर लेवल से सेलुलर लेवल तक कनेक्ट होती है। जैसे सेल बायोलॉजी पढ़ते तो सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन, और ये प्रोटीन सेलुलर लेवल पे सेल फंक्शन को परफॉर्म करती है। सेल फंक्शन जो परफॉर्म होता है तो टिश्यू फंक्शन का होता है। टिश्यू फंक्शन को ओवरऑल कैलकुलेट करते करते जाए तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया होल ऑर्गेनिज्म का फंक्शन, वही यहाँ पे सेलुलर फंक्शन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल, सेल फंक्शन, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड। ऐसा नहीं समझे ये एक अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक, ये अलग यूनिट है, वो अलग यूनिट, ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर, सब एक दूसरे से रिलेटेड। एक दूसरे से जब रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे हम तो ये बहुत ही आसान और एक स्टोरी टेलिंग लाइक लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम ये भी देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो हमारा बेसिक सा इंट्रो पार्ट था जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बायोलॉजी है क्या, इसको पढ़ के हम क्या क्या चीज़ों को जान सकते हैं। तो मेन लेक्चर तो हमारा नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। जैसे हम पढ़ने वाले हैं वेयर डू ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी, जो ऑर्गेनिज्म वो कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उनके एनर्जी का सोर्स क्या है।
एनर्जी का सोर्स के बेसिस पर देखें तो वो लाइट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लाइट एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी, तो लाइट एनर्जी के बेसिस पे देखें तो फोटोकीमोट्रॉप्स, और हम देखें केमिकल एनर्जी की तरफ से तो वो कीमोफोटोट्रॉप्स। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना रह गया ये कि बायोलॉजी को जब हम पढ़ते हो तो उसको हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पढ़ने के बजाय चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके, रिलेट करके पढ़े तो ये हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। जैसे कि अभी हमने देखा ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट को देख के और ये वाला पार्ट को देख के तो हमें एक ओवरऑल क्लू मिल ही गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।